आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इंदिरा गांधी की हत्या हो या सिख विरोधी दंगे, खालिस्तान मूवमेंट हो, ट्रांजिस्टर बमों का सिलसिला हो या फिर राजीव गांधी की हत्या, इन तमाम हाई प्रोफाइल मामलों की जांच से जुड़े रहे थे एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिन्हें हम आमोद कंठ के नाम से जानते हैं। आमोद जी डीजीपी अरुणाचल प्रदेश रहे, डीजीपी गोवा रहे। इसके अलावा दिल्ली में भी अपनी सर्विस का लंबा वक्त बिताया। फिलहाल एक लंबे वक्त से प्रयास नाम का एक एनजीओ चला रहे हैं 1988 से, जो बच्चों से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग से भी जुड़े हैं आमोद जी, और फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं उनसे आज, वो इसलिए क्योंकि उनकी किताब आई है। नाम है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म। ब्लूम्सबरी ने से छापा है, अंग्रेजी में है, और एक तरह से ये आमोद जी के संस्मरण हैं। और आमोद कंठ जैसा पुलिस ऑफिसर जब उन केसेस के बारे में लिखता है जो काफी चर्चित रहे, तो कई नई बातें सामने आती हैं जो अब तक या तो सिर्फ कानूनी कागजातों में दफन रहीं या फिर आमोद जी की अपनी डायरियों और नोट्स में रहीं। तो नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर और आज हमारे साथ आमोद कंठ हैं। तो आमोद जी, सबसे पहले तो आज तक रेडियो के खास शो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत ही खुशनुमा सुबह रही मेरी नेहरू पार्क में, और निकल के फिर अपने दफ्तर में आ गया जहां मैं काम करता हूं प्रयास में, और मैं ठीक ठाक हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नितिन। हाँ बिल्कुल, और आपकी तो ट्रेनिंग का लंबा हिस्सा रहा होगा। और हम वही बात कर रहे थे कि आपने जो किताब लिखी है साल 1980 से लेके 1991 तक के कालखंड में आपके साथ जो जो हुआ, आपने जिस केसेस के इन्वेस्टिगेशन किए, और ये बहुत दिलचस्प है सर। इंडिया के लिहाज से भी भारत बदल रहा था उस दौरान। लेकिन पहले ना मैं आपके टाइटल पर बात करना चाहता हूँ। जो किताब का टाइटल है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, ये जो है क्या समझ रही इसके पीछे इस टाइटल के? नहीं, जो मेरी आदत है कि हमारे आसपास के लोग या हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, इन लोगों को मैं कहता हूँ, कुछ कुछ विचार देते रहते हैं लोग। बहुत सारे विचार आए थे, उसमें एक ये भी आया था। फिर अचानक दिमाग में ये लगा कि बात तो सही है। खाकी खुद ही एक अजीब शब्द है। किसी ने कहा कि खाकी का मतलब होता है जो खाक से पैदा होता है, और डस्ट स्टॉर्म यानी हेजी एक सारी चीज, बहुत ही धूल धक्कड़ तूफान आसपास आपके चल रहा हो। तो पुलिस की पूरी जो व्यवस्था है, पुलिस का पूरा काम है, वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशंस को डील करना होता है। और इस ढंग की स्थिति जो डस्ट स्टॉर्म पैदा करती है, वो शायद एक खाकी पहनने वाले के लिए ज़्यादा सही नज़र आती है। लिहाजा मुझे लगा कि तमाम स्थितियाँ, तमाम केसेस, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स, बड़े अपराध, बड़े इन्वेस्टिगेशन, तमाम समस्याएं, इनकी अगर चर्चा हो रही है तो डस्ट स्टॉर्म एक सही शब्द है। लिहाजा इसका नाम ये रखा गया। जी, ये तो है। अच्छा, एक चीज है सर, मैं देख रहा था किताब, तो मतलब आपका करियर इतना लंबा रहा और हाई प्रोफाइल केसेस में आपने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये किताब पढ़ते हुए मुझे एक अंदाजा हुआ कि आप अच्छे किस्सा गो भी बन गए हैं, बढ़िया कहानीकार भी बन गए हैं। आपने जो कहानी लिखी कुछ इस तरह लिखी कि एक पत्रकार है जो आपके पास आई और वो अपना कुछ काम कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बातचीत हो रही है, और उसी दौरान जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने केसेस हैं, वो आपके जहन में तैरने लगते हैं। और फिर वो सब मतलब उस पत्रकार ने क्या किया रिपोर्ट का अपनी मुझे पता नहीं, लेकिन एक किताब आपने जरूर लिख दी। और मुझे लग रहा है ये 3 किताब में से पहली है, क्योंकि इसमें लिखा है पुलिस डायरीज बुक 1, तो 2 और आने वाली हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पहली है, इसमें आपने क्या क्या है जिसे छुआ है, कौन कौन से केसेस हैं? नहीं, ये सही है कि 11 साल का ये वक्त, इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे। और जो एक जर्नलिस्ट जिसकी चर्चा मैंने की है, आराधना हुर्पीकर, वो वैसे तो फिक्शनल है, यानी ऐसी व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा कुछ लोग कर रहे थे और हमसे बात पूछते थे। चूंकि इस समय मैं बहुत एक्टिव भी था, और इत्तेफाक रहा या समय का तकाजा या मेरे नौकरी का तकाजा कि एक बहुत ही भयावह दशक, यानी सबसे ज़्यादा ये खून से भरा, परेशानियों से भरा दशक था 1980s का, जिसमें मैं बहुत सारे पोजीशंस पे रहा, बहुत सारे मौके मिले मुझे। तो इसलिए ये पहला जो वॉल्यूम हमारा है मेरे पुलिस करियर का, जो ब्लूम्सबरी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके मुताबिक, उसकी चर्चा मैंने की है। इसमें 1984 का जो एक दंगा हुआ, जिसको मैं मानव संहार कहूँगा, चूँकि 3000 सिखों को दिल्ली शहर में, हमारे भाई बहनों को मार दिया गया
जो शायद कभी नहीं भूला जा सकता है। हमारे दिल दिमाग पे भी एक अस्थायी तौर पे ये अंकित हो चुका है ये तमाम स्थितियां। तो 1984 के दंगे से पहले, यानी 1984 के पहले जो बहुत सारी घटनाएं हो रही थी लगातार, मैंने उसकी भी चर्चा की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर किस ढंग से गोल्डन टेम्पल करीब करीब धराशायी हो गया था एक आर्मी ऑपरेशन के बाद। उसके पहले वो तमाम बातें कौन सी थीं जो पंजाब में, दिल्ली में एक भयानक आतंक पैदा कर रही थीं। और 1984 राइट्स हुआ। 1984 राइट्स में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कुछ रोल था, और मैं उस समय डिप्टी कमिश्नर पुलिस था सेंट्रल दिल्ली का। और सेंट्रल दिल्ली जैसा नाम ही अंकित करता है कि वो दिल्ली का सबसे सेंसिटिव इलाका है, और तब भी था और तब ज़्यादा था, क्योंकि दिल्ली में उस समय मुश्किल से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्युनल डिस्टर्बेंसेस पहले से चलते थे। और जो राइट्स हुए उसमें जो बाद में कमीशंस बने, जैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन, नानावती कमीशन, या जो इंक्वायरीज हुई, उसमें लोगों ने बताया कि मेरे लीडरशिप में, मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, उसमें काफ़ी कुछ बचाव किया जा सका और सिखों को ही बचाया जा सका काफ़ी हद तक, और कंट्रोल किया गया, कुछ हद तक कंट्रोल किया गया। और इस पीरियड में मुझे एक गैलेंट्री अवार्ड भी मिला किसी खास घटना के लिए, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की मौत भी हो गई। तो इस ढंग से ये 1984 का जो राइट था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो इस पीरियड में कवर किया गया है। उसके बाद बहुत सारी बातें और हुई, जैसे पॉलिटिकल असैसिनेशंस का सिलसिला था, लगातार हुआ। ललित माकन जो सबसे पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको मार दिया गया। अर्जुन दास जो गांधी परिवार से बहुत करीब थे, उनको मारा गया। जनरल एएस वैद्या, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय लीड किया एक ढंग से, बिकॉज वो भारतवर्ष के आर्मी चीफ थे, उनको मारा गया। तो इस ढंग से ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस चलते रहे। उसमें खास गैंग्स की शमूलियत थी, और मैं इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था, तो उसमें गैंग्स को पकड़ा भी हम लोगों ने। इनफैक्ट मेरी टीम ने उनको पकड़ा, इन्वेस्टिगेशंस की। उसके पहले एक और बड़ी भारी घटना हुई, उसका 1985 में, जिसको ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केस के तौर पे जानते हैं। जितने भी ऐसे आउटफिट थे, जितने ग्रुप्स थे जिनको, जो कि पंजाब टेररिज्म से जुड़े हुए थे, उन सबों ने इकट्ठे होकर के एक ढंग से 1984 राइट्स का बदला लिया, और करीब 80 के आसपास लोग मारे गए। साइमल्टेनियस ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए 5 प्रदेशों में, दिल्ली को मिलाते हुए। और फिर इत्तेफाक और कुछ ऐसा था, हमारी कोशिश किया, हमने इन्वेस्टिगेशन का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस ढंग से ये तमाम चीज़ें जो होती रही इस पीरियड में, उसमें कुछ समय तक तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट दिल्ली था, फिर मैं साउथ में एडिशनल डीसीपी रहा कुछ दिन, और उसके बाद डीसीपी सेंट्रल रहा, और 5 वर्षों तक 1985 टू 1990 मैं डीसीपी क्राइम था दिल्ली में 5 वर्षों तक। इस पीरियड में दिल्ली ने टेररिज्म का सबसे बड़ा एक फेज देखा, कॉम्युनल राइट्स का, टेररिज्म का, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप देखने को मिला दिल्ली में। और इत्तेफाक से मैं डीसीपी क्राइम था, इसलिए मैं लीड कर रहा था उस ऑपरेशंस को। और उस समय के कमिश्नर पुलिस वेद मारवा, विजय करण, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी, बहुत अच्छे से सुपरवाइज किया तमाम चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं कुछ समय के लिए होम मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्टर के साथ ओएसडी के तौर पे था, और फिर मैं सीबीआई चला गया। मैं सीबीआई जैसे ही पहुंचा तो सीबीआई में तभी चांस मिसफॉर्चून, राजीव गांधी हत्या हो गई वहाँ पे मद्रास के आसपास, श्री पेरुम्बदूर में, और मुझे वहाँ भेज दिया गया उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन रहा एसआईटी का सीबीआई में, और फिर वो केस की इन्वेस्टिगेशन मैंने की। तो ये पूरा सिलसिला जो है करीब करीब 10-11 साल का, वो अजीब था, और ऐसी स्थिति शायद पिछले 50 साल में देखने को नहीं मिलती है। मतलब इतने एक साथ इतनी सारी घटनाएं, इतना ब्लड बाथ, इतने बॉम्ब ब्लास्ट, इतने पॉलिटिकल असैसिनेशंस शायद नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, तमाम ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ों पर असर डाला, और आपने काफ़ी विस्तार में बता भी दिया। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इनमें क्या है ऐसा कुछ एक जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा सँभालना? सच पूछिए तो इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से 2 दृष्टिकोण से हम देखें। एक तो इन्वेस्टिगेशन का है, उस दृष्टिकोण से राजीव गांधी हत्या से बड़ा कोई केस हो नहीं सकता है, क्योंकि राजीव गांधी
का एसेसिनेशन जो श्री पेरुम्बदूर मद्रास में हुआ, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी। और श्रीलंका, इंडो श्रीलंका के आपसी संबंध, श्रीलंका में राजीव गांधी का इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को भेजना, श्रीलंका के अंदर जो एथनिक बहुत भयानक सिविल राइट्स चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था सिमिलीज और तमिलियंस के बीच में, उसका एक सीधा असर बड़े पैमाने पे तमिलनाडु में होना और प्रदेशों में होना। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे और भारतवर्ष में भी एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड था जिसके वजह से या जिसके अंत में जाकर के राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन था, इस इन्वेस्टिगेशन से तुलना देश में शायद ही किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन से की जा सकती है। महात्मा गांधी की हत्या हुई, आदमी पकड़ा गया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आदमी वहीं मौके पे पकड़ा गया। लेकिन राजीव गांधी की हत्या इतनी आसान इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा केस था जिसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पे काम किया। मैं लगातार 1 साल रहा साउथ में, यहाँ वहाँ बाहर भी जाता रहा। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर में फिर मैं कहूँगा कि 1984 राइट्स के समान भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। पूरे देश में शायद इस लेवल की दुर्घटना, इस लेवल का राइट या प्रोग्राम जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं हुआ। तो इन दोनों की छाप या इन दोनों की पहचान आप कुछ देखेंगे इस किताब के अंदर। ये तो है सर। अब मतलब जितना मैं समझता हूँ, ये जो 11 साल थे उसमें हिंसा अपने चरम पर थी और दिल्ली पुलिस के लिए खास तौर पर चुनौती भरा रहा होगा। बाद में जैसे 90 का दशक मुंबई पुलिस के लिए रहा, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स आ गए थे, इंटरनेशनल लेवल पर चीजें चली गई थी, और आप लोगों के लिए दिल्ली में ही हाल रहा होगा। मगर सारे केसेस जो हैं जो हम सुन रहे हैं काफी हाई प्रोफाइल रहे। इसमें नेताओं का भी दखल रहा होगा और विदेशी प्रभुत्व भी था जो उसका भी दखल कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि राजीव और इंदिरा की हत्या हुई। तो कितना दबाव रहता है उस वक्त पूरे विभाग पर या उन खास तौर पर ऑफिसर्स पर जिनके हाथ में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? देखिए, दबाव, इसको आप बड़े एक तस्वीर को देखने की कोशिश करें। और ये इस किताब में मैंने करीब 60% तो ये केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैंने पुलिस को कुछ समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि पुलिस का क्या रोल होता है। आप जब दबाव की बात कह रहे हैं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि भारतवर्ष की जो पुलिस है वो 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या सिपाही विद्रोह था, उसका ये बाई प्रोडक्ट था। तो जो हमारा इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का या इंडियन पिनल कोड है 1860 का, उससे अगर कुछ गवर्न हो रहा हो इंडियन पुलिस, तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितना आउटडेटेड है। एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल मास्टर्स, ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक डेमोक्रेसी में पुलिस का जो रोल होता है वो एक वैसे भी कंफ्यूज रहता है। भारतवर्ष दुनिया की सबसे कंफ्यूज्ड और सबसे क्योटिक डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें पुलिस के रोल पे तो आप समझ ही सकते हैं कि हर किसी को अधिकार होता है पुलिस को इन्फ्लुएंस भी करने का। रही बात ये बड़े केस या बड़ी घटनाएं, तो लगातार इसमें पब्लिक फिगर्स का, लीडर्स का, पॉलिटिशियंस का, उनका पार्टिसिपेशन है लगातार। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है, देखिए 84 राइट्स की जो घटना में तमाम बातें हुई उसको मैंने खुल के लिखा है इस किताब के अंदर। जो आप जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे, लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस में भी ऐसा नहीं है कि चाहे वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे या दिल्ली पुलिस या कोई और क्यों ना करे, उसका दखल होता है। कहीं ना कहीं वो लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि कानून ये कहता है, सीआरपीसी ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस का एक प्रिजर्व है, उसका प्रिविलेज है, और उसको पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सीनियर होते हैं उनके अलावा कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल चुका है। पहले भी समय ऐसा ही था कुछ कि कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। ये तमाम चीज़ों के बीच आपको ये खोजना पड़ता है कि आप किस ढंग से कानून को स्थापित करेंगे। यानी आप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और रूल ऑफ लॉ है इस देश में, तो उसके मुताबिक आप कैसे कार्रवाई करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज होता है। और कैसे आप सच्चाई को मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा हरदम से ये मानना रहा है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर का, चाहे वो अपराध हो या कानून
व्यवस्था हो, सब में एक सच्ची बात को पता करना उसकी पहली जिम्मेवारी होती है। अगर उसने सच्चाई को मालूम कर लिया और मालूम करने के बाद उसके मुताबिक सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए और उसको अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, कर दिया, तो वो कुछ बहुत कुछ कर चुका होता है। लेकिन सच्चाई पता करना भी आसान नहीं होता है। इन तमाम तमाशों में, अंधड़ और आंधी के बीच में सच्चाई पता करना इतना आसान नहीं होता है। सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। वो तो है। मतलब देखिए, एक तो वैसे भी जवानों की कमी है, संसाधनों की कमी है, और उसमें फिर आप जैसा कह ही रहे हैं, मान भी रहे हैं कि भाई अपनी-अपनी तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो सो तो है, सच और झूठ का पता करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। कार्रवाइयों में ही इतने मुब्तला रहते हैं लोग। लेकिन मुझे ये बताइए सर, मैंने तो सबसे यही सुना, आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो पुलिस के कायदे कानून हैं, अंग्रेजों के ज़माने के हैं, इन्हें बदलना चाहिए। और मैं देखता हूँ संसद से लेकर और किसी बड़े पुलिस ऑफिसर तक, जब भी मैंने ये चर्चा सुनी, सब मानते हैं कि भैया इसे बदलिए, बहुत पुराना हो गया है। और इसलिए बना था क्योंकि अंग्रेज जिससे हिंदुस्तान की जो आवाम है, उस पर अपना कब्जा बनाए रखें। और भाई सेना तो लगा नहीं सकते थे, तो पुलिस वो काम कर रही थी। लेकिन सब इस बात को मानते भी हैं, फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। और पिछले 60-65 सालों से ये चर्चा चल ही आ रही है। अब तो बस लगता है बोलने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो ये चीज़ फँसती कहाँ है? क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? ये आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, तो होता क्यों नहीं? कहाँ से शुरू होगा? देखिए, कहीं कहीं ना कहीं हर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। यानी एक पुलिस एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी संस्था बन के रह जाती है जहां ऐसे लोग जिनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और वो अपनी स्थिति भी ठीक ठाक कर पा रहे हैं और आसपास की स्थितियों को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो फिर पुलिस को या पुलिस के पूरे तंत्र को, और मैं तो कहूँगा पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, वैसे का वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं। और हमने कहाँ देखा, हमने नहीं देखा इस देश में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इतने पावरफुल, इतने बड़े होम मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, अभी के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री इस देश में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई क्यों नहीं कोशिश करता है कि पुलिस में या भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूल परिवर्तन कर दें। ये एक ऐसा सिस्टम है, मतलब यहाँ की कोर्ट, यहाँ के वकील, यहाँ का पूरा तंत्र और पुलिस की पूरी कार्रवाई आम आदमी की समझ में भी नहीं आती है। यहाँ के कानून लोग नहीं समझ पाते हैं। अजीब देश है, अजीब कानून है जिसको लोग ही नहीं समझते हैं। तो इसको कोई परिवर्तित क्यों नहीं करता है? शायद इसलिए नहीं करता है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मजबूत हैं, पावरफुल हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उनका काम चल रहा है। गरीब पर बेसहारा परेशान ऐसे लोग जो होते हैं, जो उसको समझ नहीं पाते हैं, उनकी दखल भी नहीं होती है। तो ये एक अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना है, मैं सोचता हूँ वैसे। लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन तो आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक नेशनल पुलिस कमीशन बने 1977 से 1981 तक, लगातार बहुत सारे कमिटीज़ बने। 1996 में एक हमारे डीजी पुलिस थे प्रकाश सिंह और दूसरे डीजी पुलिस थे, उन लोगों ने मिल करके एक पिटीशन दाखिल की। वो पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बहुत ही क्लियर जजमेंट दिया, बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स दिए। वो डायरेक्टिव कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सही कह रहे हैं कि एक लंबा सिलसिला है। हाँ, लेकिन देखिए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ मौजी, बीच में टोक रहा हूँ आपको। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये बातें पुलिस ऑफिसर्स बड़े बोलते भी हैं, इसके अलावा नेता भी कहते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मत कीजिए, कि लोगों से कैसा व्यवहार हो पुलिस का छोड़ दीजिए, मत ट्रेनिंग दीजिए, या किस तरह से केसेस को वो सॉल्व करें, वो जो बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है उनको मत दिलाइए। लेकिन किसी भी शहर के पुलिस लाइन में हम चले जाएं, उसकी क्या स्थिति होती है, जो छोटे पदों पर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनके काम करने का माहौल हो, चाहे वो तनख्वाहें हों, चाहे फिर उनकी ट्रेनिंग जो ये होनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, वो हो। सब की सब लचर है, खस्ता हाल है, छुट्टियों का कोई ठिकाना नहीं है, भर्तियाँ वक़्त पे होती नहीं हैं, वीआईपी सिक्योरिटीज़ में, ड्यूटीज़ में पुलिस वाले लगातार लगे रहते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि इंसाफ की हत्या ही हो जाती है? मतलब जिस चीज़ के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, मतलब मान लिया बनाया तो अंग्रेज़ों ने था, लेकिन आज हम जो मानते हैं कि वो तो इसलिए है, होता ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं इस पूरे सिनेरियो में। देखिए, 86% पुलिस में जो फोर्स है, इसको हम फोर्स कहते हैं, एक
मुझे बड़ी शिकायत है इस शब्द से भी। पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस सर्विस है, लेकिन फोर्स ही मान के आप चलते हैं। 86% कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल। उसके बाद 13% जो है माना जाता है कि बीच के लोग होते हैं, एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक, और डीएसपी और ऊपर सिर्फ 1%। ये पूरे फोर्स की कंडीशन है। 20 लाख के आसपास जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, 25 लाख लेने अगर सैंक्शन को माने, और 10 लाख के आसपास सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये तमाम, फिर सीबीआई, आईबी, एनआईए, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारतीय पुलिस है। तो इसमें जो मतलब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं और मैं भी उसकी चर्चा कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा हिस्सा वही है। और उन लोगों को उनके पूरे उनकी स्थिति ही नहीं, उनके पूरे स्टेटस को भी परिवर्तित करने की जरूरत है। मैं सिर्फ चर्चा के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बताना चाहूँगा कि जैसे इंग्लैंड में वहाँ की पुलिस ठीक ठाक मानी जाती रही है काफ़ी समय से। इंग्लैंड में कोई 8 अलग अलग लेवल्स के पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन सबकी शुरुआत कांस्टेबल के तौर पे ही होती है। हाँ, तो अब वो इसका मतलब है कि एक बेसिक स्टेटस पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है। भारतवर्ष में भी कांस्टेबल भी एक पुलिस ऑफिसर है, एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है, और कानून को लागू करने की जिम्मेवारी उसकी है। और जिम्मेवारी के अलावा उसको अधिकार है, उसको जो अथॉरिटी आप दे रहे हैं किसी को गिरफ्तार करने की, किसी पर फोर्स अप्लाई कर देने की, जो लीगल पावर आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके लिए उसके मुताबिक उसके पोजीशन को ऊपर करना पड़ेगा। और उसके पोजीशन को ऊपर करने के लिए आपको उसके काम की स्थितियां, उसके रहने खाने की स्थितियां, उसके पूरे जीवन का जो एक तरीका है जीने का, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। शायद ही को लाना चाहता है। ये देश की स्थिति का एक रिफ्लेक्शन है, पुलिस की पूरी स्थिति। और इसलिए कोशिश होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास डीजी पुलिस बैठे हुए थे हिमाचल प्रदेश के, बहुत समझदार ऑफिसर है संजय कुंडू, और ये भारतवर्ष से बाहर बहुत जगह यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, अमेरिका में काम किया, बहुत जगह काम किया है, चर्चा हो रही थी। अब जैसे अलग अलग प्रदेशों में जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस में परिवर्तन आया है, या केरल में पुलिस में परिवर्तन आया है, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियां हो रही हैं। अब वैसे इत्तेफाक से हिमाचल प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत हाई है, आपको मालूम होगा। तो ये सारे एक पूरी स्थितियों के बीच में पुलिस को हम देखने की कोशिश करें। और जिन प्रदेशों में उस ढंग के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, शायद वहां परिवर्तन हो रहा है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और अब मुझे आपसे बात कर तो ये भी याद आया, आपने इंग्लैंड की पुलिस का जिक्र किया। अमेरिका में हालात ये हो गए हैं, मतलब भारत की पुलिस से बहुत जुदा हालात नहीं है वहां के, कि वहां पर कई प्रांतीय मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो हम पुलिस ही खत्म कर दें। हाँ, सही बात है। ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन बात सही है कि अगर पुलिस अपने बुनियादी काम को पूरा ना कर सके, अब बुनियादी काम पुलिस का सेफ्टी है, जब तक आप सेफ्टी ना क्रिएट करें, सेफ्टी उन लोगों के लिए, उनके जीवन में सुरक्षा जो असुरक्षित है, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, बच्चे हों, महिलाओं हों, बुजुर्ग हों, डिसेबल्ड हों, गरीब हों, बेसहारा हों, होमलेस हों, ऐसे लोगों के लिए पुलिस सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। पुलिस का अधिकतर हिस्सा या पुलिस का अधिकतर काम ऐसे लोगों के लिए हम दे जाते हैं, गाहे बगाहे, जो लोग जिनको पुलिस की उतनी जरूरत नहीं होती है, जिनकी सुरक्षा की समस्या इतनी बड़ी नहीं है। अमोद जी, नहीं तो ये बताइए, वो जो लड़का यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करता है, या इलाहाबाद में करता है, या पटना में करता है, और ये सोचता है कि मैं अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा साहब, और मैं बनूंगा तो बड़े अच्छे अच्छे काम करूंगा। अचानक जब उसके हाथ में ताकत आती है तो एनकाउंटर भी करता है, और फिर उसका महिमा मंडन भी करता है कई दफे। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि हैदराबाद में एक रेप कांड हुआ, और उसमें पुलिस ने जिस तरह से लोगों को मारा और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहां जस्टिफिकेशन की कोशिश हुई। लोग भी, मतलब ठीक है, लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा किया साहब, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो बड़े स्तर से अधिकारियों के वहां से भी इस तरह के बयान आते हैं कि देश में फिर ऐसा माहौल बनता है कि एनकाउंटर ही सबसे बढ़िया रास्ता है। ये क्या मनोवृत्ति है, ये क्या कैसे रातों रात चेंज हो जाता है कि वो लड़का लड़की जो तैयारियों के दौरान, अपनी प्रिपरेशंस के दौरान, या जब तक अधिकारी नहीं बनते तब तक मानवाधिकारों की बहुत बात होती है, और जैसी पुलिस फोर्स कहिए या सेवा कहिए, तो फिर एकदम जो है एकदम 180 डिग्री। ये तो देखिए, बड़ी गहराई से किसी चीज को समझने की और उसमें
अंदर जाने की जरूरत होती है। आपने जैसे तेलंगाना की बात की, जो घटना आप बता रहे हैं, ऐसी घटनाएं देश में बहुत जगह हो रही हैं। जो इनकाउंटर्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर इनकाउंटर्स गलत होते हैं, 80% शायद गलत होते होंगे। अब कानून को लागू करना पुलिस की जिम्मेवारी है। अगर पुलिस कानून अपने हाथ पे ले ले तो आप समझिए कितनी बुरी बात होती है, और इसको लोग सपोर्ट कर देते हैं। ये अजीब सी बात है। देखिए, मेरा इतना इवेंटफुल कैरियर रहा, आपने देखा है, हर ढंग की बातें मैंने देखी है। मैंने कभी भी सवाल ही नहीं उठता है कि अपने पूरे के पूरे कैरियर में मैंने इस ढंग की किसी चीज को परमिट किया हो। 3rd डिग्री तक मैंने परमिट नहीं किया, और कामयाबी मिली। एक से एक बड़े केस हम लोगों ने किए, और सवाल ये उठता है कि ये कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि आप स्थिति को काबू करने के लिए, केस को इन्वेस्टिगेट करके उसको सुलझाने के लिए आप इन गलत तरीकों का इस्तेमाल करें ही। कोई इतनी मजबूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। दूसरी तरफ एक और चीज है जो अभी मैं अपने डीजीपी मित्र से बात कर रहा था, कि ये हीरोइक पुलिसिंग नाम की एक चीज होती है कि आपने एक व्यक्ति, कोई मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया, वो बहुत ही मतलब ऐसा एक पिक्चर अपना दे रहा है कि जैसे वो तो बहुत कामयाब है, कमाल है, लेकिन सारे लोग चौपट हैं। अरे देखिए, सिस्टम पर फिल्म बन रही है, मतलब जहां फिल्म ऐसे लोगों पर बननी चाहिए थी, मैं तो मतलब बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं, ऐसे लोगों पर बननी चाहिए थी जिन्होंने वाकई बड़े बड़े केसेस हैंडल किए, सॉल्व किए, और फिल्म बन रही है ऐसे लोगों पर जो एनकाउंटर करते रहे, विवादित रहे, और बाद में उन पर मामला साबित हो गए कि फर्जी एनकाउंटर करते रहे जिंदगी भर। नहीं, ये तो है ही। ये तो सोचने वाली बात है कि भाई किस ढंग की पुलिसिंग को आप तवज्जो देते हैं, कौन सी पुलिसिंग वो है। और मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने बताया भी इसमें अपने खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म में मैंने चर्चा की है, उस ढंग की कम्युनिटी पुलिसिंग की। मेरे हिसाब से अब कम्युनिटी पुलिसिंग ये अलग से कोई चीज नहीं है। समय आ गया है जबकि उन तमाम समाज के वर्ग के लिए आपको एक खास ढंग की पुलिसिंग करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ निर्भया केस का। और निर्भया केस के बाद आपको पता है कि 1-2 महीने के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी, जिनके सामने मैं भी पेश हुआ था, अपनी बातें रखी थी, उनके माध्यम से इतने बड़े बड़े कानूनी परिवर्तन हो गए जो सालों तक नहीं हुए थे। और उसके बाद एक उसका असर हुआ पूरे देश में। एक घटना होती है, उसके बारे में इतनी बड़ी उसकी अप्रोर पूरे देश में होती है, और लोग इसको महसूस करते हैं कि ये गलत हुआ। तो अब शायद जो नए ढंग की पुलिसिंग होगी, मैं बहुत आशावान रहता हूँ हरदम। मेरा अपना ख्याल ये है कि आने वाले समय में जो पुलिस में परिवर्तन आएंगे, वो ऐसे लोगों के लिए पुलिसिंग होगी जिसको कि लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो हम सोचे इस लाइन पे। और ये ऐसे परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि सीनियर पुलिस ऑफिसर सोच रहे हैं या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल मास्टर सोच रहे हैं, बल्कि इसलिए होगा कि समाज चाहता है, समाज परिवर्तन चाहता है, और समाज के जोर से परिवर्तन आ रहे हैं और आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, मैं लौटता हूं अब किताब की तरफ। देखिए, सन 80 से 91 के कालखंड का जिक्र आपने किया है, और आप मानते भी हैं कि ये सबसे हिंसक दौर था। मुझे ये पूछना है कि फिर एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि आपने प्रयास जैसी संस्था खोली, तो मैं तो मानकर चल रहा हूँ कि आप पुलिस वाले काम के साथ साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के और काम में भी लगे रहे। ये किस तरह का परिवर्तन आपके अंदर आपने देखा कि इन 11 सालों में आपने इतना हिंसक दौर देखा, ऐसे केसेस देखे जो आपने अपने अंदर पाया, कि वो परिवर्तन में उसके बारे में आप जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज वैसा दौर नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है, जितना आपने बुरा हाल देखा था दिल्ली का किसी वक्त। नहीं, दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी थी 1984 के दंगे के पहले। दिल्ली पुलिस की, उनके पास संसाधन नहीं थे, मैन पावर नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, और हो सकता है लीडरशिप की भी बहुत बड़ी फेलियर रही हो, वो एक बात थी। तो ये जो तमाम चीजें हुई, ये जो दंगे हुए या तमाम चीजें हुई जिनका सामना मुझे करना पड़ा, लेकिन साथ साथ उसी समय प्रयास की स्थापना हुई 32 साल पहले। और फिर ये इसलिए हुई कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे सड़क के बच्चे, कामकाजी बच्चे, खोए हुए बच्चे, छोटे मोटे जुवेनाइल क्राइम करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को रखने की, उनके आसपास कोई खास एक सिस्टम क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी, जो मैंने कोशिश किया, और प्रयास के माध्यम से ये बात आगे बढ़ी। और धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूँ कि एक मेरे अंदर ही, अगर आप पूछें, जिसकी चर्चा थोड़ी बहुत मैं कर रहा हूँ, कि एक तरफ तो वो हार्ड कोर पुलिसिंग है, दूसरी तरफ इस ढंग की पुलिसिंग है जो
और ये ऐसे लोग हैं जो सोशल सेक्टर, वॉलंटरी सेक्टर या इस ढंग के तमाम कार्य में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक तो किसी व्यक्ति की अपनी पूरी की पूरी उसकी जो उसका व्यक्तित्व है उसको आप हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। व्यक्तित्व एक ही होता है, मैं अलग नहीं हूँ। चाहे वो प्रयास का संस्थापक हूँ, 20 साल तक पुलिस में रहते हुए प्रयास चलाया है मैंने, या मैं पुलिस में काम कर रहा हूँ, तो एक तो बात यह है। दूसरी बात है कि सामाजिक समस्याएं और फिर कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस के जो और हार्डकोर पुलिसिंग है, इन दोनों में फर्क नहीं है, इनमें इंटरफेस की आवश्यकता है, वो एक ही चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये परिवर्तन एक बेहतर स्थितियों के लिए हो रही है, ऐसी मेरी समझ है, जो मैंने पहले कहा। बात तो आपने सही कही आमोद जी, फर्क तो नहीं है, लेकिन देखिए कि छवि ऐसी है कि आपने अपनी किताब में खुद भी लिखा कि दिल्ली का एक सीएम ठुल्ला शब्द का प्रयोग कर देता है, जो आमतौर पर पुलिस की नेगेटिव छवि जनता में दिखाता है, और जब सीएम भी कर दे तो ये है कि देखिए अब इसकी स्वीकृति कितनी बड़ी है। और आगे आप ही ने लिखा कि कोर्ट जो है उस मामले में सीएम को बरी भी करता है, और क्योंकि डिफेमेशन का केस किसी ने डाला। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये छवि बन गई है पुलिस की। खैर छवि छोड़िए, आपने इतना लंबा वक्त बिताया और 34 साल की सर्विस की। मुझे आपसे एक फंसाने वाला सवाल पूछना है, मुझे उम्मीद आप जवाब देंगे एकदम साफ-गोई से। एकदम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन-सा नेता या कौन-सी सरकार आपको लगी जिसने वाक़ई उस तरह की पुलिसिंग करने की तरफ दिलचस्पी दिखाई जैसी आप कहते हैं कि हाँ भाई होनी चाहिए? देखिए, नेता तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई। मैं कहूँगा कि बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने दिलचस्पी भी दिखाई थी। एक व्यक्ति का नाम, अब जैसे संबंध नहीं था, पुलिस का सीधा संबंध शीला दीक्षित के साथ नहीं था, लेकिन जब कभी भी ऐसी बातें हुई, जैसे मैंने फैसला किया जब मैं अपने सर्विस के पीक पे था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे था, मैंने छुट्टी ले ली और मैं होमलेस के लिए काम करने लगा, ये सोचते हुए कि दिल्ली शहर में कोई उस वक्त आप समझिए साल में 3500 लोग ऐसे पाए जाते थे जिनकी मौत हो जाती थी बिना किसी शिनाख्त के, बिना किसी पहचान के, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज जो होमलेस के होते थे। और शीला दीक्षित ने बहुत मदद की हमारी, और हर ढंग से इस प्रोजेक्ट को चलाने में उन्होंने एक शागिर्दी दिखाई, पेट्रनेज दिया, तो मदद की, क्योंकि वो सेंसिटिव थी, समझ रही थी इस बात को। और अभी भी जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मैं समझता हूं कि इनमें सेंसिटिविटी भी है और होमलेस के लिए वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये विरोध होता है कि पुलिस से जो एक संबंध होता है पॉलिटिशियंस का दिल्ली में, वो अलग होता है। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ये कॉम्पैशन भी होता है, ये इस तरह की सेंसिटिविटी भी होती है। और जहां तक पुलिस के अंदर लीडर्स की बात है, मैंने अपने इस किताब में 4 पुलिस ऑफिसर्स के बारे में खास तौर पे लिखा है, 5 बल्कि। एक वेद मारवा बड़े हमारे अच्छे कमिश्नर पुलिस थे, बहुत ही तगड़े और जोरदार पुलिस ऑफिसर थे, लीडर थे। विजय करण, जिनमें एक बहुत ह्यूमन टच था, और उन्होंने डायरेक्टर सीबीआई भी थे, हमारे दिल्ली में कमिश्नर पुलिस थे। मुकुंद बिहारी कौशल, जो बड़े समझदार और सुलझे हुए आदमी थे, एक अच्छे लीडर थे। केपीएस गिल की चर्चा मैंने की है, जिन्होंने पंजाब के टेररिज्म को बचाया, पंजाब को एक ढंग से, और देश में एक बहुत बड़ा काम किया, और मुझे मौका मिला उनसे इंटरेक्ट करने का। और एक हमारा मित्र था, मेरा बैचमेट रणधीर वर्मा, जो धनबाद में मारा गया, उसको इनकाउंटर मारा गया, बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल पुलिस ऑफिसर था। तो इस ढंग के लोग हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। हाँ, तो बिल्कुल, काश वो सभी अपने अपने संस्मरण लिखते तो हमें कई दिलचस्प घटनाएं और उनके पहलू पता चलते। आपने 2 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, दोनों दिल्ली के हैं। ये जो दिल्ली में पुलिस को लेकर इतना मारामारी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इस पर आपका क्या कमेंट है? क्या होना? देखिए, ये पूरी तरह से एक मसला पॉलिटिकल है। देखिए, दिल्ली शहर एक एंटिटी है, एक यूनिट है। मेरा ऐसा मानना है, और मैंने दिल्ली शहर में शायद जितना पुलिस में काम किया, उससे ज़्यादा काम मैंने पुलिस के बाहर भी किया है। लोग जानते हैं जितना काम मैं कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। इतने सारे होम से बच्चों के, होमलेस के दर्जनों सेंटर्स में चलाता हूँ आज भी। इनके बहुत सारे प्रोग्राम कौशल विकास के हैं, हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं। तो मेरा बहुत गहरा संबंध है सरकार के साथ, जिसका पुलिस से संबंध नहीं है। तो दोनों पक्षों को देखते हुए मैं कहूँगा कि देखिए, दिल्ली एक शहर है, एक एंटिटी है, और यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं होना चाहिए। और सच पूछिए तो जितने बड़े ऐसे शहर हैं
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ पे इस ढंग के चीफ मिनिस्टर नहीं है, इस ढंग की लोकल गवर्नमेंट नहीं है, वो उसका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग ढंग से वहाँ चलाया जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो तो एक ढंग से क्रिएट किया जा रहा है, चूंकि कैपिटल सेंट्रल कैपिटल होने की वजह से दिल्ली शहर का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक सेटअप जैसा है, रिप्रेजेंटेटिव सेटअप, वो होना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है दोनों को इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ बॉडीज हैं शहर में जिनको इकट्ठे होकर के काम करना पड़ता है। और दिल्ली सच पूछिए तो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है, और आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े 3-4 शहरों में दिल्ली होने वाला है। तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अभी है वो कुछ बहुत ही सही और कारगर नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, मुझे बताइए कौन से राज्य की पुलिस आपको इस वक्त देश के अंदर सबसे ज़्यादा कहूँ कुशल लगती है? देखिए, मैं अभी भी इस पे चर्चा ही चल रही थी, मैंने बताया जैसा आपको कि साउथ इंडिया में जो पुलिस फोर्सेस हैं या पुलिस सर्विसेज हैं, केरल की है जैसे, तमिलनाडु की भी अच्छी मानी जाती थी। हालांकि अभी हाल में एक जो पिता पुत्र की घटना हुई कोविड के दौरान, वो बहुत बेकार थी और तमिलनाडु की पुलिस पे एक गहरा छाप पड़ता है उल्टा, लेकिन तमिलनाडु की पुलिस अच्छी मानी जाती थी। आंध्र पुलिस में भी अच्छी खासियत थी। अभी हिमाचल की बात हम कर रहे थे, हिमाचल की पुलिस अच्छी पुलिस है। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को दिल्ली पुलिस ने टैकल किया है जो और लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छी पुलिस फोर्सेस हैं। माने एक ढंग से बड़ा मुश्किल है कहना कि, क्योंकि देखिए हर प्रदेश की पुलिस अपने प्रदेश के मुताबिक ही बनती संवरती है। पुलिस जो है वो समाज का एक बहुत ही सच्चा आईना है, मैं बताऊँ आपको, और एकदम उसके मुताबिक काम करती है पुलिस। गोवा रहा मैं डीजी पुलिस के तौर पे, मैं पौंडीचेरी में काम किया, मैंने अरुणाचल में काम किया, सब अलग अलग एकदम अलग अलग ढंग की पुलिस फोर्सेस हैं। तो अभी एक खास स्टेट की पुलिस को मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो बेस्ट है, लेकिन थोड़ा समझाने की आपको कोशिश की। ठीक है, ठीक है। और बस अब आखिरी सवाल मैं ही पूछूंगा कि ये तो जो किताब आई है 11 साल का कालखंड है, आपने बताया भी इसमें क्या क्या है। आने वाली जो 2 किताबें आप बता रहे थे कि 2 हिस्से और आएंगे, उसमें क्या क्या है, क्योंकि आप ये बता दीजिए ताकि जो आपके पढ़ने वाले हैं उनमें इंटरेस्ट बना रहे। नहीं, इत्तेफाक से आने वाले जो समय था उसमें बहुत सारे केसेस हुए। एक तो 1991 से लेके और 95 तक जब मैं सीबीआई में था, तो सीबीआई के सबसे बड़े केसेस में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। राजीव गांधी केस भी कंटिन्यू कर गया अलग ढंग से। हवाला केस, जैन हवाला केस, जो शायद पॉलिटिकल केसेस में इससे बड़ा केस कोई देश में हुआ नहीं। जैन हवाला केस सभी जानते हैं। उसमें कम से कम 20 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स रैंक के लोग थे, एक तो राष्ट्रपति के लेवल के थे, 1-2 प्रधानमंत्री के लेवल के लोग थे, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से जिनका नाम आया। वो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट था। हर्षद मेहता से रिलेटेड जो बैंक स्कैम केसेस दिल्ली का हिस्सा था, वो मैं कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसके बाद वी कृष्णमूर्ति, बहुत सारे केसेस थे जो उस पीरियड के केसेस थे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, उथल पुथल हो गई पूरी की पूरी उन केसेस को लेके। सीबीआई में था मैं उस जमाने में। मैं फिर जब वापस आया, जॉइंट कमिश्नर पुलिस दिल्ली पुलिस में था, तो उस जमाने में सबसे बड़े केसेस, जेसिका लाल असैसिनेशन मेरे पास था, BMW जो केस था, आप जानते होंगे, जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और संजीव नंदा का केस था, जिसके ग्रैंडफादर जो है देश के नेवल चीफ थे, और वो केस बहुत चर्चा उसकी हुई। एक रमेश शर्मा नाम का था, एक माफिया, बहुत बड़ा माफिया, पॉलिटिकल माफिया, उसका केस था। चार्ल्स सोबराज का केस मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट केस था। तो फिल्म बन गई, देखिए कोई नहीं बोलेगा। उस पे फिल्म बन गई, और वेल चलिए, वो भी एक बहुत बड़ा केस था। इससे बड़ा तिहाड़ जेल एस्केप जो हुआ, उससे बड़ा केस जेल एस्केप का कभी तो देखा नहीं गया। बहुत सारे गैंग वॉर्स थे जिसकी चर्चा मैं किसी 1-2 केसेस में करना चाह रहा हूँ, जो समय के बड़े गैंग्स थे, उसको कैसे फिर टैकल किया गया, इनकाउंटर्स हुए उसके अंदर। तो इस ढंग से ये बहुत सारे केसेस हैं जिसको कि 2 हिस्सों में हम लोग विभाजित करेंगे और फैसला करेंगे कि कब कौन सा हिस्सा आता है। बढ़िया है सर, आपकी यादें हैं और उन केसेस से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां जो आप रखेंगे, और हम जैसे लोगों को इंतजार रहेगा कि आप आगे क्या लिखते हैं। और मन तो था मेरा और भी बातें करूं, वो कई चीजें थी, जेल पर भी मेरा मन था बात करने का, लेकिन वक्त काफी कम है। तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा कि खाकी डस्ट स्टॉर्म आपने लिखी है,
लिखते रहिए और आप एक एनजीओ चलाते हैं, वो भी सफलता से चलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद जी, आपने वक्त दिया और तफसील से बातें की और बड़ी बिना लाग लपेट के बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया नितिन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक को। और आप सब लोग जो हमारी बातें सुन रहे थे, ये radio@aajtak.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं और जो भी आपका रिस्पॉन्स रिएक्शन है दे सकते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, वहां पर भी अपनी बात रख सकते हैं। ये पॉडकास्ट है, मैं नितिन ठाकुर हूँ, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे थे, सुनते रहिए। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।